तो दोस्तों अभी तक हमने एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त करने से क्या क्या व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसके लिए अपना यूनिट स्थापित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और वो किन किन लोकेशंस में अपना यूनिट स्थापित कर सकता है, इसके बारे में बात करी। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं और उनके बारे में आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिशियन होता कौन है, हम इलेक्ट्रिशियन कहते किसे हैं। तो सबसे साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिशियन वो व्यक्ति होता है जो बिजली से चलने वाले उपकरणों, मशीनों और इक्विपमेंट्स को हैंडल करता है, उनकी रिपेयर करने की जानकारी रखता है और उन्हें स्थापित कर सकता हो, उस व्यक्ति को हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। हमारे किसी भी गांव में, किसी भी शहर में या किसी भी उद्योग में इस तरह के ट्रेंड आदमी की बहुत आवश्यकता रहती है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू करने के लिए व्यक्ति के पास किन किन औजारों का होना जरूरी है, या एक इलेक्ट्रिशियन अपने काम के दौरान कौन कौन से औजार प्रयोग करता है। तो इलेक्ट्रिशियन का सबसे मुख्य औजार प्लायर, पेचकस, टेस्टर, टेस्ट लैंप और कुछ स्पैनर सेट्स आदि होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने डिवाइस की रिपेयर करता है, अपने काम को अंजाम देता है। इसके अलावा टूल्स की रिक्वायरमेंट हमारे काम के ऊपर निर्भर करती है कि हम किस तरह की काम को करने वाले हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टूल के अलावा उस उत्पाद से संबंधित मशीनरी की ज़रूरत रहती है और उससे संबंधित कुछ विशेष प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट भी वहाँ पर काम में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हम अपना अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पहले से पूरी करनी होंगी। तो कोई भी व्यवसाय या कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है हमें उस व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना। जब तक हमें उस व्यवसाय से संबंधित बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं होगी तो हम उस व्यवसाय को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। कभी कभी हम बिना ट्रेनिंग के ही व्यवसाय शुरू कर देते हैं, लेकिन उस अवस्था में हमें दूसरे लोगों पर ही सभी कामों के लिए निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने व्यवसाय का खुद को कोई गहराई से जानकारी नहीं होती है। तो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या मशीनरी की आवश्यकता है, कहाँ से वो मशीनरी प्रोक्योर की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी चीज़ होती है पूंजी अर्थात मनी। हमें अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए कहाँ से फाइनेंस मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगली ज़रूरी चीज़ होती है मैन पावर। हम जो भी उत्पाद बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट पैदा करने जा रहे हैं, उसके लिए उस टाइप का काम जानने वाले स्किल्ड मैन पावर हमें कहाँ से मिल सकती है। यदि हमारे उस क्षेत्र में उस काम को करने वाले कारीगर नहीं हों तो हमें फिर दूसरे जगह से मैन पावर की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के हमारा कोई भी यूनिट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। हम एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट के द्वारा अच्छे यूनिट को अच्छी तरह से चला सकते हैं और उस सारी चीज़ों को खुद व्यक्ति को मॉनिटर करना चाहिए, तभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे से काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्या क्या कार्य कर सकता है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। वर्तमान समय में किसी भी विभाग में नौकरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। किसी भी आदमी को सरकारी नौकरी मिले ऐसा अब संभव नहीं रहा है। तो हमें तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करता है।
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो व्यक्ति चाहे तो अपनी कोई रिपेयर की दुकान शुरू कर सकता है, जहाँ पर उसे बहुत कम जगह में थोड़ी सी पूंजी निवेश करके अपना काम शुरू करने का मौका मिलता है और वो अपनी आजीविका चला सकता है। रिपेयर की दुकान के अलावा वो व्यक्ति बिना स्पेस रिक्वायरमेंट के कोई वायरिंग का काम शुरू कर सकता है, जिसके लिए उसे किसी दुकान की या किसी स्थायी पते की जरूरत नहीं होगी। वो मार्केट की आवश्यकता के अनुसार लोगों के से संपर्क स्थापित करता है और उनके घरों की, उनके उद्योगों की वायरिंग करता है तथा उनके घरों के अप्लायंसेस को रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के व्यक्ति के पास रहता है, वो मोटर वाइंडिंग का काम भी शुरू कर सकता है। मोटर वाइंडिंग के लिए उसे एक बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, छोटे से दुकान के अंदर वो अपना एक कार्य शुरू कर सकता है और इसके लिए भी उसे कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वाइंडिंग के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो उसे नज़दीकी स्थानीय मार्केट से आसानी से उपलब्ध हो सकती है और वो अपनी आजीविका चला सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी वर्कशॉप में जब काम कर रहे हों तो उस दौरान वहाँ पर काम करते समय हमें किन किन प्रिकॉशंस का, क्या क्या सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते समय सबसे ज़रूरी सुरक्षा सावधानी है कि हम अलर्ट होकर काम करें। हमारा पूरा फोकस अपने काम पर रहना चाहिए, हमें इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए, अन्यथा हमारा ध्यान जैसे ही अपने काम से हटेगा किसी भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ होती है कि हम वर्कशॉप में काम करते समय अपनी क्लोथिंग के ऊपर पूरा ध्यान दें। हमारे पास कोई ढीले ढाले कपड़े आदि नहीं पहने होने चाहिए, हाथ में किसी तरह का कोई कंगन, रिंग या गले में कोई चैन आदि नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे लिए दुर्घटना का कारण बने। इसके अलावा हमें अपनी वर्कशॉप के अंदर कहाँ पर उसका मेन कंट्रोल पावर का है, कहाँ हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, इन चीज़ों की भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में हमें सबसे पहले पावर बंद करनी होती है और यदि किसी कारणवश कहीं पे कोई आग जैसी घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर का पता होना चाहिए और उसे ऑपरेट करना भी आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या हमें अपना बिजली का काम शुरू करने के लिए किसी प्रकार के किसी लाइसेंस की या किसी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है और ये लाइसेंस या परमिशन हमें कहाँ से मिलती है? जी बिल्कुल, हमें कोई भी कार्य शुरू करने के लिए उसके लिए उससे संबंधित विभाग से परमिशन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि हम वायरिंग का काम करना चाहते हैं तो हमें संबंधित विभाग से वायरमैन का एक परमिट हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए विभाग की एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो एक टेस्ट लेता है और उसके बाद हमें वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हमें परमिट जारी करता है। इसके अलावा यदि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कई अलग अलग विभागों से हमें एनओसी लेनी पड़ती है और उसके बाद ही हम अपना वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इवन यदि हमने कोई दुकान भी करनी है, अपना सेल परचेज का काम भी करना है, हम इलेक्ट्रिकल गुड्स को, छोटी मोटी रिपेयर आइटम को सेल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें विधिवत रूप से संबंधित विभाग से अपना लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद ही अपना कार्य शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से हम मार्केट के अंदर बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के अपना कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो लोकेशन सेलेक्ट करनी है वो कैसी होनी चाहिए, किस लोकेशन का चयन करें हम कि हम अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से चला सकें। तो हमें अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोकेशन चयन करना एक बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है। उसके लिए हमें एक ऐसी लोकेशन की तलाश करनी चाहिए जहां पर लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके। हमें उस लोकेशन पर जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए जो ज़रूरी मशीनरी है उसे वहां पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। उस यूनिट में लगने वाले रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचाने के लिए सुविधाजनक रास्ता और मशीनरी और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनका वहां तक पहुंच पाना
सरल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे कस्टमर को वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऐसी लोकेशन में स्थापित कर देते हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना हो या कस्टमर को आने में परेशानी हो, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर उसका उल्टा असर पड़ता है। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करने से पहले लोकेशन के चयन करते समय इस चीज़ का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हम अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में प्रमोट करें, उसके लिए हमें क्या क्या साधन अपनाने पड़ सकते हैं, कैसे हम अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को जगह दिला सकते हैं। तो ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत अहम बात होती है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में एडवर्टाइजमेंट हो। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम बैनर्स, टेम्पलेट्स, फ्लैक्स आदि का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने यूनिट के बाहर या अपनी दुकान के बाहर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बारे में वहाँ पर फ्लैक्स और LEDs के माध्यम से डिस्प्ले में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हमारे लगभग हर क्षेत्र में लोकल मेले, लोकल त्यौहार मनाए जाते हैं। उस दौरान उन मेलों में हम अपनी प्रदर्शनी लगाकर भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों को उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने का एक और जरिया हो सकता है लोकल टीवी चैनल्स। लोकल टीवी चैनल में हम अपने प्रोडक्ट की ऐड देकर भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रसारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या अपने किसी रिपेयर शॉप में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएं, किस तरह से उनको हैंडल करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो चीज़ पहले निर्मित हुई हो वो मार्केट में पहले निकले, पहले वो सेल आउट हो। जो चीज़ बाद में मैन्युफैक्चर हुई है वो उसके बाद मार्केट में जाए। यदि हम ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं तो हमारा पहले से बना हुआ प्रोडक्ट स्टोर में नीचे दबा रह जाएगा और जो फ्रेश माल बनकर तैयार हो रहा है वो मार्केट में निकलता रहेगा। इसलिए एक ऐसी चेन या ऐसी श्रृंखला बनाना बहुत ज़रूरी है कि पहले मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान पहले मार्केट में चला जाए और जैसे जैसे नई प्रोडक्शन आती जाती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाती जाए। इसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस कहते हैं। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस अपनाकर हमें ना तो ज़्यादा मात्रा में डेड स्टॉक रखना पड़ेगा और ना ही हमें अपने प्रोडक्ट के ख़राब होने की चिंता रहेगी। अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि क्या हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए या अपनी कोई रिपेयर की दुकान खोलने के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए किसी तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प करती हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सरकार की तरफ से हमारे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के आधार पर अलग अलग स्कीम्स के तहत उसके लिए लोन का प्रावधान है और कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान है। ये सारी चीज़ें हमें MSME, DIC या दूसरे जो सुझाव संस्थाएं हैं उनके माध्यम से पता चल सकती हैं। हमें अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिटेल पूरी उनके साथ शेयर करनी पड़ती है और वहाँ से हमें वो उस प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए सरकार उसकी फिजिबिलिटी के आधार पर ऋण की मात्रा तय करती है और उसे आसान किस्तों में वापस लेने का प्रावधान होता है। उस लोन का कुछ हिस्सा हमें सब्सिडी के रूप में भी मिलता है। हर एक ज़िला में हिमाचल सरकार ने एक DIC स्थापित किया है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करके उससे संबंधित आगे की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र हमें हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी मदद करता है और हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी फाइनेंस बैंक से उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा यदि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसके लिए सरकार जगह की भी व्यवस्था करती है। वो हमें हमारे प्रोजेक्ट को लगाने के लिए उपयुक्त भूमि का भी प्रबंध करके देती है। थैंक यू।